All right, let's go viewers. Welcome back to the show. नमस्कार, लीगल वर्ल्ड की ताज़ा खबरों की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट और अलग-अलग हाई कोर्ट से आए कुछ अहम खबरों, फैसलों और अपडेट्स पर बात करेंगे और हमारा फोकस रहेगा कि इन सब का वकीलों के काम पर क्या असर पड़ सकता है। पहली खबर सीधे सुप्रीम कोर्ट कैंपस से है। एक ऐसी सुविधा जो वहाँ काम करने वाले लॉयर्स और बाकी लोगों के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। हाँ, ये वाईफाई वाली बात। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य भवन है, मेन बिल्डिंग, वहाँ अब फ्री पब्लिक वाईफाई की सुविधा बढ़ा दी गई है। पहले क्या था कि ये सुविधा सिर्फ कोर्टरूम और आसपास के कुछ एरिया में ही थी, लिमिटेड थी, लेकिन अब ये पूरे मेन बिल्डिंग में अवेलेबल होगी। तो मतलब वकील, लिटिगेंट्स, मीडिया वाले, कोर्ट स्टाफ, सब लोग एक सिंपल सा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस पूरा करके बिल्डिंग में कहीं से भी इंटरनेट यूज कर पाएंगे। अच्छा, अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले पर। इसका असर शायद कई पुराने मामलों पर भी पड़ सकता है। ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 से जुड़ा है। जी। किशोर न्याय अधिनियम। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कानून जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा, मतलब पूर्वव्यापी प्रभाव से। मामला एक्चुअली काफी पुराना था, 1981 की एक हत्या का। काफी पुराना। हाँ, और उस वक्त जो आरोपी था वो नाबालिग था, पर उस पर अडल्ट की तरह मुकदमा चला, सजा भी हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिहा करने का ऑर्डर दिया है। अच्छा। क्योंकि कोर्ट का मानना है कि 2000 का जो एक्ट है जो नाबालिगों को प्रोटेक्शन देता है वो अब उस पर लागू होगा। कोर्ट ने सरकार की ये दलील नहीं मानी कि भाई क्राइम तो 2000 से पहले हुआ था, तो ये एक्ट कैसे लागू होगा। ये फैसला वाकई लैंडमार्क कहा जा सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब ही यही है कि कानून बनने से पहले के एक्ट्स पर भी वो लागू हो सकता है। चलिए अब एक और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स और स्टैम्प ड्यूटी से जुड़ा है। कोर्ट ने साफ किया है कि किसी डॉक्यूमेंट पर स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगेगी ये उसके नाम से तय नहीं होगा। अच्छा। बल्कि उसकी असली कानूनी शक्ल, उसका लीगल कैरेक्टर क्या है, उससे तय होगा। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। कोर्ट ने एक उदाहरण भी दिया। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, उसका टाइटल है सिक्योरिटी बॉन्ड, लेकिन जब आप उसकी शर्तें पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो असल में प्रॉपर्टी गिरवी रखने जैसा है, मतलब मॉर्गेज डीड जैसा। तो ऐसी सूरत में उस पर स्टैम्प ड्यूटी मॉर्गेज डीड के हिसाब से लगेगी, ज्यादा वाली, भले नाम सिक्योरिटी बॉन्ड हो। कोर्ट ने इसी बेसिस पर एक कंपनी की अपील खारिज कर दी। ये तो बिल्कुल क्लासिक सब्सटेंस ओवर फॉर्म प्रिंसिपल है। मतलब कानून दिखावे पर नहीं, असलियत पर जाता है। हाँ। वकीलों के लिए ड्राफ्टिंग के वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ टाइटल नहीं, डॉक्यूमेंट की हर शर्त, हर क्लॉज को ध्यान से बनाना होगा। कहीं कोई एक शर्त पूरे डॉक्यूमेंट का लीगल कैरेक्टर ही ना बदल दे। जैसे पेमेंट टर्म्स, इंटरेस्ट रेट, सिक्योरिटी क्लॉज, पोजेशन ट्रांसफर, ये सब मिलकर तय करते हैं कि वो असल में क्या है। अच्छा, अब आते हैं चेक बाउंस के मामलों पर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट सेक्शन 138। हाँ, ये तो बहुत कॉमन मामले हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्टी से जुड़े मामलों पर एक अहम बात कही है। कोर्ट का कहना है कि अगर किसी ट्रस्टी ने ट्रस्ट के बिहाफ पर कोई चेक इशू किया और वो बाउंस हो गया, तो सेक्शन 138 की कंप्लेंट सीधे उस ट्रस्टी के खिलाफ की जा सकती है जिसने चेक साइन किया था। ओके। इसके लिए ट्रस्ट को पार्टी बनाना यानी रिस्पोंडेंट या अक्यूज्ड बनाना जरूरी नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? इसका लीगल कारण ये बताया गया है कि ट्रस्ट अपने आप में आमतौर पर एक जुरिस्टिक पर्सन या लीगल एंटिटी नहीं माना जाता, जैसे कंपनी होती है। हाँ, सही है। ट्रस्ट तो ट्रस्टियों के जरिए काम करता है, तो जब ट्रस्ट के नाम पर चेक करता है तो साइन करने वाला ट्रस्टी पर्सनली लायबल माना जाता है, जब तक ट्रस्ट डीड में कुछ और ना लिखा हो। चलिए अब उस घटना पर आते हैं जिसने पिछले दिनों काफी हलचल मचाई। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील द्वारा कथित तौर पर एक्टिंग सीजेआई जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की गई। हाँ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। जस्टिस गवई ने तो बहुत संयम दिखाया, कहा कि ये हमारे लिए एक भूला हुआ अध्याय है। जी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो लीगल कम्युनिटी के लिए काफी अहम है। जैसे? हाँ, बार ने काफी खड़ा एक्शन लिया। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एससीबीए ने तुरंत उस वकील की मेंबरशिप खत्म कर दी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो नेशनल रेगुलेटर है, उसने वकील का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। जी। एक और वकील ने अटॉर्नी जनरल से उस वकील के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्यवाही शुरू करने की इजाजत मांगी है। अच्छा। सॉलिसिटर जनरल ने भी मीडिया कवरेज की निंदा की और बेंगलुरु पुलिस ने एक 0 एफआईआर भी दर्ज की। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस ने वकील को बेल दे दी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने तय किया कि वो प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे। ये पूरा एपिसोड कई चीजों पर रोशनी डालता है। कोर्ट डेकोरम, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और उसके नतीजे। हाँ? एससीबीए और बीसीआई का जो तेज और सख्त एक्शन था, मेंबरशिप कैंसिल करना, लाइसेंस सस्पेंड करना, ये दिखाता है कि बार बॉडीज कोर्ट की डिग्निटी और वकीलों के कंडक्ट को कितनी सीरियसली लेती हैं। चलिए अब चलते हैं साउथ इंडिया, केरल हाई कोर्ट। वहां कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन से जुड़े मामलों में अंतरिम आदेश मतलब प्रोविजनल एडमिशन ऑर्डर्स देने पर एक खास टिप्पणी की है। अच्छा, क्या कहा है कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा है कि ऐसे अंतरिम प्रवेश आदेश सिर्फ कास्ट आयरन केसेस में ही दिए जाने चाहिए। कास्ट आयरन केस, ये क्या होता है? हाँ, कोर्ट ने खुद समझाया। उनका मतलब है ऐसा केस जो पहली नजर में प्रीमा फेसी बहुत ही क्लियर हो, बहुत मजबूत हो, जिसमें कोई खास विवाद की गुंजाइश ना दिखे। मतलब पिटिशनर का दावा इतना सॉलिड हो कि उसके केस जीतने के चांस बहुत ज्यादा लगे। ओके, यानी बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया अंतरिम रिलीफ के लिए। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि अगर केस इस लेवल का नहीं है
तो फाइनल फैसले से पहले स्टूडेंट्स को अंतरिम एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। इसके पीछे कोर्ट का लॉजिक क्या है? कोर्ट का मानना है कि जब किसी स्टूडेंट को टेम्पररी एडमिशन मिल जाता है और बाद में फाइनल जजमेंट में वो कैंसिल हो जाता है, तो इससे न सिर्फ उस स्टूडेंट का नुकसान होता है, हाँ, उसका साल खराब हो सकता है, बल्कि पूरी एडमिशन प्रोसेस और एकेडमिक सिस्टम में गड़बड़ी होती है। सीटें खाली रह सकती हैं, दूसरे लायक स्टूडेंट्स का हक मारा जा सकता है। इसीलिए कोर्ट ने ये हाई बार सेट किया है। प्रक्रियात्मक सुधारों की बात चल रही है तो गुजरात हाई कोर्ट से एक अच्छी खबर है वकीलों के लिए। फाइलिंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एक नया तरीका निकाला है उन्होंने। अच्छा, क्या है वो? कई बार होता है ना कि पिटिशन फाइल करते वक्त छोटी मोटी गलतियां रह जाती हैं, डिफेक्ट्स, जैसे टाइपिंग मिस्टेक, डेट्स में गड़बड़ या कोई और फॉर्मल एरर। हाँ, ये तो होता है अक्सर, रजिस्ट्री ऑब्जेक्शन लगा देती है। बिल्कुल। तो अब गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसी मामूली कमियों के लिए पूरी पिटिशन वापस लेकर ठीक करने की जरूरत नहीं। वकील सीधे रजिस्ट्री में एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट दे सकते हैं। ओ, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, और उसी ड्राफ्ट अमेंडमेंट के बेस पर पिटिशन को स्टैंप या फाइल नंबर मिल जाएगा, केस आगे बढ़ सकेगा। पहले इन छोटी चीजों से काफी देर हो जाती थी। सही बात है। और एक चीज, अगर पिटिशन के साथ लगाया कोई डॉक्यूमेंट थोड़ा धुंधला है, इलेजिबल है, तो वकील अब एक रिटन अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि वो जल्दी ही क्लियर कॉपी जमा करा देंगे। इस बेसिस पर भी फाइलिंग नहीं रुकेगी। ये वाकई वकीलों के लिए, खासकर जूनियर वकील और क्लर्क्स के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल और राहत देने वाला कदम है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। और अब आज की आखिरी खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट से। कोर्ट ने सोशल मीडिया जायंट्स मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी गूगल और यूट्यूब को एक निर्देश दिया है। अच्छा, क्या निर्देश है? उन्हें जगतगुरु रामभद्राचार्य जी के खिलाफ जो कथित तौर पर आपत्तिजनक या मानहानिकारक कंटेंट है ऑनलाइन, उसे हटाने को कहा गया है। ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन का मामला। हाँ, लेकिन इसमें खास शर्त है। पेटिशनर को उन स्पेसिफिक पोस्ट, वीडियो या कंटेंट के यूआरएल मतलब वेब लिंक्स कोर्ट को देने होंगे जिन्हें वो हटवाना चाहते हैं। ओके, ये जरूरी है। और यूआरएल मिलने के 48 आवर्स के अंदर इन प्लेटफॉर्म्स को उस कंटेंट को हटाने पर एक्शन लेना होगा। देखिए, ये ऑनलाइन डेफेमेशन और हेट स्पीच जैसे मामलों में कोर्ट्स की भूमिका का एक और उदाहरण है। वकीलों के लिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूआरएल देने की शर्त। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल है। इंटरनेट पर तो कंटेंट का समंदर है। सिर्फ ये कहना कि फलां के बारे में गलत कंटेंट हटाओ प्लेटफॉर्म्स के लिए मुश्किल है। स्पेसिफिक यूआरएल देने से एक्शन टारगेटेड और इफेक्टिव हो जाता है। सही बात है। तो जो वकील ऐसे केस लड़ रहे हैं उनके लिए सबक है कि उन्हें रिलीफ चाहिए तो पुख्ता सबूत जैसे कि सटीक यूआरएल्स और स्क्रीनशॉट्स इकट्ठे करने होंगे। लेकिन ये जो 48 आवर्स की टाइम लिमिट है, क्या ये प्रैक्टिकल है बड़ी टेक कंपनियों के लिए जिनकी अपनी इंटरनल प्रोसेस होती है? 48 आवर्स की डेडलाइन वाकई सख्त है। ये दिखाती है कि कोर्ट मामले की अर्जेंसी को समझ रहा है। बड़ी कंपनियों के लिए ये चैलेंजिंग हो सकता है। उन्हें कंटेंट रिव्यू करना होता है, पॉलिसी देखनी होती है। हाँ, पर कोर्ट ऑर्डर का पालन तो करना ही होगा। ये टाइम लिमिट प्लेटफॉर्म्स पर जल्दी एक्शन लेने का प्रेशर बनाती है। अब देखना होगा कि कोर्ट्स इसे कितना स्ट्रिक्टली एनफोर्स करते हैं और प्लेटफॉर्म्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आज हमने कई तरह के लीगल अपडेट्स पर बात की। सुप्रीम कोर्ट में वाईफाई जैसी टेक इंप्रूवमेंट से लेकर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और स्टैंप एक्ट पर अहम व्याख्याएं, चेक बाउंस में ट्रस्टी की लायबिलिटी पर क्लैरिटी, प्रोफेशनल कंडक्ट के स्टैंडर्ड्स, एडमिशन मामलों में इंटरिम रिलीफ के कड़े नियम, फाइलिंग प्रोसेस का सरलीकरण और ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन तक। ये सब अलग अलग डेवलपमेंट्स मिलकर दिखाते हैं कि हमारा लीगल सिस्टम कितना डायनामिक है, लगातार बदल रहा है। बिल्कुल। और इन सारे बदलावों को देखते हुए ये फिर से साफ हो जाता है कि लीगल प्रोफेशनल्स, खासकर प्रैक्टिसिंग वकीलों के लिए सिर्फ कानून के पुराने प्रिंसिपल जानना काफी नहीं है। उन्हें इन नए ट्रेंड्स, प्रोसीजरल चेंजेस और टेक्नोलॉजी से भी लगातार अपडेट रहना पड़ेगा। तभी वो अपने क्लाइंट्स को बेस्ट एडवाइस और सर्विस दे पाएंगे।